हेलो, गुड मॉर्निंग, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है कृष्ण एज वर्ल्ड के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। और आज हम पढ़ने जा रहे हैं कक्षा 12 भूगोल एनसीईआरटी चैप्टर 5 प्राथमिक क्रियाएं। चलो शुरुआत करते हैं चैप्टर की। प्राथमिक क्रियाएं। प्राथमिक क्रियाएं क्या होती है? मानव के वे कार्यकलाप जिनसे मानव को आय प्राप्त होती है, आर्थिक क्रियाएं कहा जाता है। मानव के वो कार्यकलाप जिनसे आय प्राप्त होती है, आर्थिक क्रियाएं कहा जाता है। इन आर्थिक क्रियाओं को, चलिए यहां पर गलत हो गया थोड़ा सा, ये यहां पर ये नहीं आएगा ना, प्राथमिक नहीं आएगा, यहां पर आएगा आर्थिक क्रियाएं। तो प्राथमिक में तो बाद में चलेंगे, पहले आर्थिक समझ में आना चाहिए हमारे। आर्थिक क्रियाएं क्या होती है? मानव के वो कार्यकलाप जिनसे आय प्राप्त होती है, आर्थिक क्रियाएं कहा जाता है। आर्थिक क्रियाओं को मुख्यतः 4 वर्गों में विभाजित किया जाता है: प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक और चतुर्थक। आने वाले जो अध्याय हैं उनमें हम सभी में अलग अलग से पढ़ेंगे इनको। प्राथमिक जैसे इसमें पढ़ेंगे, द्वितीयक को आगे में पढ़ेंगे, तृतीयक को इसमें पढ़ेंगे। प्राथमिक में कृषि एवं उससे संबंधित गतिविधियां आती है। कृषि एवं संबंधित गतिविधियां इसमें आती है। द्वितीयक में उद्योगों से संबंधित गतिविधियां आती है। उद्योगों से संबंधित गतिविधियां यानी विनिर्माण से संबंधित गतिविधियां इसमें आती है। फिर बात करें तृतीयक की, तो तृतीयक को सेवा क्षेत्रक कहते हैं। सेवा क्षेत्रक, ठीक है। यानी ये प्राथमिक और द्वितीयक क्षेत्र में बनी वस्तुओं को जनता तक पहुंचाने का काम करता है। कहां तक पहुंचाएगा? जनता तक पहुंचाने का काम करता है। जनता तक पहुंचाने का काम करता है, ठीक है, इसलिए इसको सेवा क्षेत्र कहते हैं। चतुर्थक में अनुसंधान जैसी क्रियाएं आती हैं इसके अंदर, तो बारी बारी से हम इनको पढ़ेंगे। चलिए, प्राथमिक क्रियाएं। प्राथमिक क्रियाएं प्रत्यक्ष रूप से पर्यावरण पर निर्भर है। किस पर निर्भर है? पर्यावरण पर निर्भर है, क्योंकि ये पृथ्वी के संसाधनों जैसे भूमि, जल, वनस्पति, भवन निर्माण सामग्री एवं खनिजों के उपयोग के विषय में बतलाती है। इस प्रकार के अंतर्गत आखेट हो गया, इन शिकार, भोजन संग्रह हो गया, पशु चारण हो गया, ठीक है, मछली पकड़ना हो गया, वनों से लकड़ी काटना हो गया, कृषि हो गई, खनन कार्य हो गए। प्राथमिक कार्यकलाप करने वाले लोग, उनका कार्य क्षेत्र घर से बाहर होता है। किससे होता है? घर से बाहर होता है। इसलिए इनको लाल कॉलर श्रमिक कहते हैं। क्या कहते हैं? लाल कॉलर श्रमिक इनको कहते हैं। लाल कॉलर श्रमिक इनको कहा जाता है, ठीक है। प्राथमिक क्रियाएं यानी प्रकृति से प्राप्त जो चीजें हमें, जैसे जल हो गया, भूमि हो गई, वन हो गए, वनस्पतियां हो गई, तो इनके आधार पर जो गतिविधियां की जाती है वो प्राथमिक क्रियाएं कहते हैं उनको। और इन प्राथमिक क्रियाओं करने वाले जो लोग हैं उनको लाल कॉलर श्रमिक कहा जाता है। आदि मानव का जीवन निर्वाह 2 कार्यों द्वारा होता था। इसके द्वारा? 2 कार्यों के द्वारा। हमने कहा आदि मानव जो था, आदि मानव यानी प्राचीन समय का जो मनुष्य था, वो उसका जीवन निर्वाह 2 कार्यों द्वारा होता था। कितने कार्य? 2 कार्य। 2 कार्य कौन कौन से? पशुओं का आखेट कर और अपने समीप के जंगलों से खाने योग्य जंगली पौधे एवं कंद मूल आदि को एकत्रित कर। ये 2 काम करते थे कि पशुओं का शिकार करते थे और अपने आसपास में जो जंगल है वहां से फल फूल, कंदमूल, ये चीजें प्राप्त कर कर अपना जीवन निर्वाह किया करते थे। आदिम कालीन समाज जंगली पशुओं पर निर्भर था। अतिशीत यानी बहुत ज्यादा ठंडे और अत्यधिक गर्म प्रदेशों के रहने वाले लोग आखेट द्वारा जीवन यापन करते थे। जो बहुत ज्यादा ठंडे हैं और जो बहुत ज्यादा गर्म है, उन क्षेत्रों में आखेट द्वारा लोग जीवन यापन करते थे। भोजन संग्रह एवं आखेट प्राचीनतम ज्ञात आर्थिक क्रियाएं हैं। ये प्रश्न पूछा गया था बोर्ड के अंदर कि
प्राचीनतम ज्ञात आर्थिक क्रियाएं कौन सी है? तो ध्यान रखो कि भोजन संग्रह और आखेट है। भोजन संग्रह विश्व के 2 भागों में किया जाता है। भोजन संग्रह विश्व के 2 भागों में किया जाता है। 2 भाग कौन कौन से? उच्च अक्षांश के क्षेत्र जिनमें उत्तरी कनाडा, उत्तरी यूरेशिया और दक्षिणी चिली ये आते हैं। यानी उच्च अक्षांश वाले क्षेत्र जिसमें उत्तरी कनाडा, उत्तरी यूरेशिया व दक्षिणी चिली आते हैं। एक तो ये भाग है विश्व का जहां पर भोजन संग्रह किया जाता है। दूसरा भाग कौन सा है? निम्न अक्षांश के क्षेत्र यानी जो नीचे है, जिसमें अमेजन बेसिन, अमेजन नदी के जो आसपास का क्षेत्र है वो उष्ण कटिबंधीय अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण पूर्व एशिया का आंतरिक प्रदेश, ये विश्व के 2 भाग है जहां पर भोजन संग्रह किया जाता है। आधुनिक समय में भोजन संग्रह के कार्य का कुछ भागों में व्यापारीकरण भी हो गया है। आधुनिक समय भोजन के संग्रह कार्य क्या हो गया? व्यापारीकरण हो गया है। ये लोग कीमती पौधों की पत्तियों, छाल व औषधीय पौधों को सामान्य रूप से संशोधित कर बाजार में बेचने का कार्य भी करते हैं। पशुचारण। आखेट पर निर्भर रहने वाले समूह ने जब से महसूस किया कि केवल आखेट से जीवन का भरण पोषण नहीं किया जा सकता, तब मानव ने पशुपालन व्यवसाय के विषय में सोचा और विभिन्न जलवायुविक दशाओं में रहने वाले लोगों ने उन क्षेत्रों में पाए जाने वाले पशुओं का चयन करके पालतू बनाया। तो पहले हमने मनुष्य की प्राचीनतम आर्थिक जो क्रियाएं थी, आखेट और भोजन संग्रह, उनके बारे में पढ़ा। अब हम पढ़ेंगे पशुचारण के बारे में। किसके बारे में? पशुचारण के बारे में। यानी लोग पशुओं को चराने का कार्य भी करते हैं, क्योंकि ये भी क्या है? एक जीवन यापन का तरीका है। ठीक है, तो पशुचारण पहले नहीं था। जब मनुष्य को लगा कि अब भोजन संग्रह से और आखेट द्वारा जीवन यापन नहीं किया जा सकता, तो उन्होंने जंगलों में जो जीव पाए जाते हैं, जंतु पाए गए, उन्हीं जानवरों में से ये निश्चित किया कि इनमें से किसको पाला जा सकता है, और उन्हीं में से चयन करके जंतुओं को पालतू बनाया और उनसे जीवन निर्वाह करने लगे। तो पशुचारण का पहला प्रकार है चलवासी पशुचारण। कैसा है? चलवासी पशुचारण। चलवासी पशुचारण एक प्राचीन जीवन निर्वाह व्यवसाय रहा है। क्या रहा है? एक प्राचीन जीवन निर्वाह व्यवसाय रहा है, जिसमें पशुचारक यानी पशु चराने वाले लोग अपने भोजन, वस्त्र, शरण, औजार एवं यातायात के लिए पशुओं पर ही निर्भर रहता था। इस पर निर्भर रहता था? पशुओं पर ही निर्भर रहता था। पशुओं के जल चारागाह के लिए यह एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानांतरित होते रहते थे। देखो, चलवासी पशुचारण एक प्राचीन जीवन निर्वाह व्यवसाय रहा। इसमें पशुचारक अपने भोजन, पशुचारक होता है खुद के भोजन, वस्त्र, शरण, औजार और यातायात के लिए पशुओं पर निर्भर था। और पशुओं के जल और चरागाह चराने के स्थान के लिए जो पशुचारक होते हैं वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानांतरित होते रहते थे। उष्ण कटिबंधीय अफ्रीका। कौन सा अफ्रीका? उष्ण कटिबंधीय अफ्रीका, जहां पर तापमान बहुत ज्यादा है। गाय बैल प्रमुख पशु है। अफ्रीका में गाय और बैल प्रमुख पशु है पालतू। जबकि सहारा एवं एशिया के मरुस्थलों में भेड़, बकरी एवं तिब्बत व एंडीज के पर्वतीय भागों में, तिब्बत एवं एंडीज के जो पर्वतीय भाग है वहां पर याक और लामा, कौन से हैं? याक व लामा। और आर्कटिक व उत्तरी ध्रुवीय क्षेत्रों में रेनडियर पाला जाता है। ये अलग अलग है। उष्ण कटिबंधीय अफ्रीका में गाय बैल, सहारा एशिया मुस्लिम भेड़ बकरी, तिब्बत एंडीज के पर्वतीय भागों में याक लामा, आर्कटिक और उत्तरी ध्रुवीय क्षेत्रों में रेनडियर पाला जाता है। नए चरागाहों की खोज में ये पशुचारक समतल भागों एवं पर्वतीय क्षेत्रों में लंबी दूरियां तय करते हैं। क्या करते हैं? नए चरागाहों की खोज में क्या करेंगे? ये जो पशुचारक है वो समतल भागों और पर्वतीय क्षेत्रों में लंबी दूरियां तय करते हैं। गर्मियों में मैदानी भागों से पर्वतीय चरागाहों की ओर जाते हैं। मैदान से कहां जाएंगे? पर्वतों की ओर। और शीत ऋतु में
पर्वतों से मैदान की ओर आ जाते हैं, मैदान की ओर प्रवास कर जाते हैं। गर्मियों में मैदानी भाग से पर्वतीय चरागाह की ओर एवं शीत में पर्वतीय भाग से मैदानी चरागाहों की ओर प्रवास करते हैं। कौन? जो चलवासी पशु चारक होते हैं वो अपने पशुओं के साथ। चलवासी पशुचारण के 3 प्रमुख क्षेत्र है। चलवासी पशुचारण के 3 प्रमुख क्षेत्र है। 3 प्रमुख क्षेत्र कौन कौन से? उत्तरी अफ्रीका के अटलांटिक तट से लेकर अरब प्रायद्वीप होता हुआ मंगोलिया और मध्य चीन तक का एक क्षेत्र कौन सा है? जो उत्तरी अफ्रीका के अटलांटिक तट से शुरू होगा और जो अरब प्रायद्वीप से गुजरता हुआ मंगोलिया और मध्य चीन तक जाता है, ये चलवासी पशुचारण का पहला क्षेत्र है। फिर दूसरा क्षेत्र है यूरोप व एशिया का टुंड्रा प्रदेश। यूरोप तथा एशिया का जो टुंड्रा प्रदेश है वहां पर चलवासी पशुचारण होता है। दक्षिणी गोलार्ध एवं दक्षिणी पश्चिमी अफ्रीका और मेडागास्कर द्वीप। कौन सा? दक्षिणी गोलार्ध, दक्षिणी गोलार्ध में है ना, दक्षिणी गोलार्ध में कौन कौन से? दक्षिण पश्चिमी अफ्रीका और मेडागास्कर द्वीप, यहां पर भी चलवासी पशुचारण होता है। अब वर्तमान में क्या हो रहा है? जो चलवासी पशुचारक है ना, इनकी संख्या घट रही है। इनकी संख्या क्या हो रही है? घट रही है। इनके द्वारा उपयोग में लाए गए क्षेत्र में भी कमी हो रही है, यानी पशुचारकों की संख्या घट रही है और इनके द्वारा जो क्षेत्र उपयोग में लिया जाता है और वो भी क्या हो रहा है? कम हो रहा है। कारण क्या है इसका? राजनीतिक सीमाओं का अधिरोपण हो गया है। जो देश थे अब इनकी राजनीतिक सीमाएं जो है उनका क्या कर दिया गया है? अधिरोपण कर दिया गया है। इसलिए अब एक देश के नागरिक दूसरे देश की सीमाओं में प्रवेश नहीं कर सकते हैं। इस कारण से का जो क्षेत्र वो कम हुआ है। कई देशों द्वारा नई बस्तियों की योजना बनाना, ये जो पशुचारण वाला क्षेत्र था वहां पर अब देश नई बस्तियां बनाने की योजना बना रहे हैं। इस कारण से भी इन क्षेत्रों में कमी आई है। क्षेत्रों में कमी आएगी तो वहां पर काम करने वालों की भी कमी आएगी। तो चलवासी पशुचारकों की संख्या और उनके क्षेत्र में कमी आने के कारण क्या है? राजनीतिक सीमाओं का अधिरोपण और कई देशों द्वारा नई बस्तियों की योजना बनाना। वाणिज्य पशुधन पालन। वाणिज्य पशुधन पालन, देखो वाणिज्य पशुधन पालन का मतलब है पशुओं को जब व्यापार के उद्देश्य से पाला जाता है तो उसको हम बोलते हैं वाणिज्य पशुधन पालन। वाणिज्य पशुधन पालन अत्यधिक अधिक व्यवस्थित एवं पूंजी प्रदान है। क्या है? अधिक व्यवस्थित और पूंजी प्रदान है। वाणिज्य पशुधन पालन है पश्चिमी संस्कृति से प्रभावित है। कौन सी संस्कृति से? पश्चिमी संस्कृति से प्रभावित है। एवं फार्म भी स्थायी होते हैं। इनके जो फार्म होते हैं वो स्थायी होते हैं, यानी इनको एक जगह पर रखा जाता है और वहीं पर इनको चारा खिलाया जाता है। चराई को नियंत्रित करने के लिए, किसको? चराई को नियंत्रित करने के लिए इन्हें बाड़ लगाकर क्या कर बाड़ लगाकर एक दूसरे से अलग कर दिया जाता है। वाणिज्य पशुधन पालन में पशुओं की संख्या भी चरागाह की वहन क्षमता के अनुसार रखी जाती है। यानी जहां पर वाणिज्य पशुधन पालन फार्मों में किया जाता है तो वहां पर इतने पशु रखे जाएंगे कि वहां का जो चरागाह क्षेत्र है वो उनका पालन पोषण कर सके, यानी पर्याप्त भोजन उनको मिल सके, इतने ही पशु रखे जाते हैं। यह एक विशिष्ट गतिविधि है। कैसी गतिविधि है? विशिष्ट गतिविधि है जिसमें केवल एक ही प्रकार के पशु पाले जाते हैं। वाणिज्य पशुधन में क्या होगा? एक ही प्रकार के पशुधन पाले जाते हैं। प्रमुख है पशुओं में भेड़, बकरी, गाय, बैल व पीड़े है। क्या? पीड़े, फिर पीड़े नहीं भेड़े है, भेड़े तो हो गए छोड़ो इसको। भेड़, बकरी, गाय, बैल, ठीक है। इनसे प्राप्त मांस खाते और ऊन को प्राप्त किया जाता है। जो इन पशुओं से मांस प्राप्त होता है, दूध प्राप्त होता है और ऊन प्राप्त होता है, ठीक, इसका उपयोग लोगों द्वारा किया जाता है। पशु फार्म में पशुधन पालन वैज्ञानिक आधार पर व्यवस्थित किया जाता है। किसके आधार पर? वैज्ञानिक का मतलब सुव्यवस्थित आधार पर। इसमें मुख्य ध्यान पशुओं के प्रजनन, जननिक सुधार, बीमारियों पर नियंत्रण एवं उनके स्वास्थ्य पर दिया जाता है। पशुधन फार्म में जो पशु पालन किया जाता है वैज्ञानिक आधार पर और पशुओं के प्रजनन पर, उनका जो जननिक सुधार है उसमें
बीमारियों पर नियंत्रण और स्वास्थ्य पर ध्यान दिया जाता है। ठीक है, प्रमुख प्रदेश वाणिज्य पशुधन पालन के जो प्रमुख प्रदेश है उनमें न्यूजीलैंड है, ऑस्ट्रेलिया है, अर्जेंटीना है, उरुग्वे है, संयुक्त राज्य अमेरिका है। कौन सा है? संयुक्त राज्य अमेरिका है। कौन कौन से है? न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, अर्जेंटीना, उरुग्वे और यूएसए। ये क्या है? वाणिज्य पशुधन पालन के प्रमुख क्षेत्र है, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, अर्जेंटीना, उरुग्वे और यूएसए। अब बात करें कृषि की। किसकी बात करें? कृषि की बात करते हैं हम। ठीक, कृषि की बात करें तो विश्व में पाई जाने वाली विभिन्न भौतिक, सामाजिक और आर्थिक दशाएं कृषि कार्य को प्रभावित करती है। हमने कहा विश्व में पाई जाने वाली जो भौतिक, सामाजिक और आर्थिक दशाएं कैसी है? भौतिक, सामाजिक और आर्थिक दशाएं कृषि कार्य को प्रभावित करती है। इसी प्रभाव के कारण विभिन्न कृषि प्रणालियां देखी जाती है, यानी विभिन्न प्रकार की कृषि इस दुनिया में अपने को देखने को मिलती है। उसके कारण क्या है कि दुनिया के अंदर सामाजिक, भौतिक और आर्थिक दशाएं अलग अलग है। जब अलग अलग है तो कृषि के प्रकार भी क्या होंगे? अलग अलग भी। तो कृषि का पहला प्रकार है निर्वाह कृषि। कौन सा है? निर्वाह कृषि। निर्वाह कृषि दो प्रकार की होती है, आदिमकालीन निर्वाह कृषि और गहन निर्वाह कृषि। ठीक है, निर्वाह कृषि की बात करें, इस प्रकार को कृषि क्षेत्र में रहने वाले स्थानीय उत्पादों का संपूर्ण अथवा लगभग का उपयोग करते हैं। इसको दो भागों में वर्गीकृत किया जा सकता है। यानी निर्वाह कृषि में जितना कुछ उत्पादन होता है वो मनुष्य के निर्वाह के लिए, यानी उसके उपयोग के लिए ही उत्पादन किया जाता है। ये दो प्रकार की होती है, आदिमकालीन निर्वाह कृषि और गहन निर्वाह कृषि। आदिमकालीन निर्वाह कृषि की अपन बात करें, आदिमकालीन निर्वाह कृषि, आदिकालीन निर्वाह कृषि अथवा स्थानांतरणशील कृषि कार्य उष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में किया जाता है। आदिमकालीन जो कृषि, आदिकालीन निर्वाह कृषि अथवा स्थानांतरणशील कृषि कार्य उष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में किया जाता है, जहां आदिम जाति के लोग यह कृषि करते हैं। कौन सी जाति के? आदिम जाति। आदिम जाति नहीं मतलब प्राचीनतम जो जाति है वो लोग। आदिम का मतलब क्या है? प्राचीन। यह कृषि अफ्रीका, दक्षिण एवं मध्य अमेरिका का उष्ण कटिबंधीय भाग एवं दक्षिण पूर्वी एशिया में की जाती है। अफ्रीका, दक्षिण एवं मध्य अमेरिका का उष्ण कटिबंधीय भाग और दक्षिण पूर्वी एशिया में कौन सी कृषि? आदिमकालीन निर्वाह कृषि। क्षेत्रों की वनस्पति को जला दिया जाता है एवं जली हुई राख को परत उर्वरक, जली हुई जो राख है उसको परत उर्वरक का कार्य करती है। इस प्रकार स्थानांतरणशील कृषि कर्तन एवं दहन कृषि भी कहलाती है। हमने कहा सर कृषि है, क्या है? कृषि है। ठीक है, इस कृषि के दो प्रकार हमें देखने को मिले, आदिम निर्वाह कृषि और दूसरी प्रकार है इसका गहन निर्वाह कृषि। पहले हम आदिम निर्वाह कृषि की बात करें, इसको स्थानांतरित कृषि भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्थानांतरित कृषि भी बोलते हैं। इसके अंदर क्या होता है? इसके अंदर जो आदिम किसान था या कृषक थे वो एक स्थान पर जाते, वहां की वनस्पति को साफ करते, साफ काटते, उसको जलाते, उससे जो राख बनती उस राख को उस समतल किए गए भाग पर फैला देती, जो उर्वरक का कार्य करती थी। फिर 4-5 साल तक वो मिट्टी में उपजाऊ क्षमता बनी रहती। फिर जैसे उपजाऊ क्षमता कम होती ये लोग उस जगह को छोड़कर दूसरे अन्य स्थान पर जाते और इसी प्रकार की क्रियाएं दोहराते। इसी कारण से इस कृषि को यानी आदिमकालीन निर्वाह कृषि को स्थानांतरित कृषि भी कहा गया है। अब इस कृषि को अलग अलग नामों से जाना जाता है ना, अभी हम आगे देखेंगे उसके बारे में। इसमें बोए गए खेत बहुत छोटे छोटे होते हैं
और खेती भी पुराने औजार जैसे लकड़ी, कुदाली और फावड़े द्वारा की जाती है। कुछ समय पश्चात यानी 3 से 5 वर्ष जब मिट्टी का उपजाऊपन समाप्त हो जाता है, तब कृषक नए क्षेत्र में वन जलाकर कृषि के लिए भूमि तैयार करता है। क्या करता है? वन जलाकर कृषि के लिए भूमि तैयार करता है। कुछ समय पश्चात कृषक वापस पहले वाले कृषि क्षेत्र पर कृषि कार्य करने आ जाता है। ठीक, कृषि कार्य में सबसे बड़ी समस्या यह है कि इस क्षेत्र में भूमि की उर्वरता कम होती जाती है। अब चूंकि ये वन जलाकर कृषि करते हैं, इसीलिए इसको बोलते हैं कर्तन एवं दहन प्रणाली। कर्तन एवं दहन प्रणाली, और इसमें स्थान बदलते हैं, इसलिए इसको बोलते हैं स्थानांतरित कृषि। चाहे आदिमकालीन निर्वाह कृषि बोलो, कर्तन दहन प्रणाली बोलो और स्थानांतरित कृषि बोलो, एक ही प्रकार की कृषि के ये नाम है। इसमें इसे अलग अलग नामों से जाना जाता है। जैसे भारत के उत्तरी पूर्वी राज्यों में इसे झूमिंग कृषि कहते हैं। कौन सी कृषि कहते हैं? झूमिंग। कौन सी कृषि कहते हैं? झूमिंग कृषि कहते हैं। मध्य अमेरिका और मैक्सिको में इसे मिल्पा कहते हैं। क्या कहते हैं भाई साहब? मिल्पा कहते हैं। मलेशिया और इंडोनेशिया में इसे लदांग कहा जाता है। क्या बोलते हैं? लादांग कहा जाता है। क्या बोलेंगे? भारत में इसे झूम कृषि बोलेंगे, अमेरिका और मैक्सिको में मिल्पा बोलेंगे, मलेशिया और इंडोनेशिया में लादांग बोलेंगे, वियतनाम में रे बोलेंगे। ठीक है, राजस्थान में इसे वालरा बोलेंगे। पहाड़ है ना, आदिवासी द्वारा की जाती है, जिसे दजिया और चिमाता भी कहते हैं। अब कृषि का दूसरा प्रकार है गहन निर्वाह कृषि। गहन निर्वाह कृषि, इस प्रकार की कृषि मानसून एशिया के घने बसे देशों में की जाती है। क्या? मानसून कृषि मानसून एशिया के घने बसे देशों में की जाती है, यानी जहां पर वर्षा पर्याप्त मात्रा में होती है उन क्षेत्रों में की जाती है। गहन निर्वाह कृषि के दो प्रकार है। गहन निर्वाह कृषि के कितने प्रकार है? 2। चावल प्रधान गहन निर्वाह कृषि। चावल प्रधान गहन निर्वाह कृषि यानी इसमें चावल की प्रधानता होती है, इसमें चावल प्रमुख फसल होती है। अधिक जनसंख्या घनत्व के कारण खेतों का आकार छोटा होता है एवं कृषि कार्य में कृषक का संपूर्ण परिवार लगा रहता है। भूमि का गहन उपयोग होता है। यंत्रों की अपेक्षा मानव श्रम का अधिक महत्व है। उर्वरता बनाए रखने के लिए पशुओं के गोबर की खाद एवं हरी खाद का उपयोग किया जाता है। चावल रहित गहन निर्वाह कृषि। चावल रहित गहन निर्वाह कृषि मानसून एशिया के अनेक भागों में उच्चावच जलवायु मृदा तथा अन्य भौगोलिक कारकों के कारण धान की फसल उगाना प्राय संभव नहीं है। उत्तरी चीन, मंचूरिया, उत्तरी कोरिया एवं उत्तरी जापान में गेहूं, सोयाबीन, जौ, सोरपम बोया जाता है। भारत में सिंधु गंगा के मैदान के पश्चिमी भाग में गेहूं, दक्षिण में पश्चिमी शुष्क प्रदेश में ज्वार बाजरा प्रमुख है। हमने कृषि पढ़ रहे हैं। कृषि के 2 प्रकार है, आदिमकालीन निर्वाह कृषि और गहन निर्वाह कृषि। आदिमकालीन कृषि को स्थानांतरित कृषि बोलते हैं, कर्तन दहन प्रणाली दहन कृषि भी बोलते हैं। फिर हम पढ़ रहे गहन निर्वाह कृषि। गहन निर्वाह कृषि होती है चावल प्रधान गहन निर्वाह कृषि और चावल रहित गहन प्रधान कृषि, गहन निर्वाह कृषि। ठीक है, तो कृषि जो गहन निर्वाह कृषि होती है उसमें एक चावल अगर प्रमुख फसल हो तो चावल प्रधान गहन निर्वाह कृषि बोलेंगे, और गहन निर्वाह कृषि में यदि चावल प्रमुख फसल ना हो तो उसे चावल रहित गहन निर्वाह कृषि बोलेंगे। तो चावल प्रधान गहन निर्वाह कृषि है वो इसमें खेतों का आकार छोटा होता है, घर के सारे लोग होते हैं। ठीक है, भूमि का उपयोग यंत्रों की अपेक्षा मानव श्रम का अधिक महत्व होता है इसके अंदर, और उर्वरता बनाने के लिए पशुओं के गोबर की खाद और हरी खाद का उपयोग करते हैं। चावल रहित गहन निर्वाह कृषि की बात करें तो ये मानसून एशिया में के अनेक भागों में जहां पर उच्चावच जलवायु मृदा और अन्य भौगोलिक कारक है जिनके कारण से धान की फसल यानी चावल की फसल उगाना क्या है असंभव होता है। ठीक है, उत्तरी चीन, मंचूरिया, उत्तरी कोरिया व उत्तरी जापान में गेहूं, सोयाबीन, जौ और सोरपम बोया जाता है। भारत में सिंधु गंगा के मैदानों की बात करें तो वहां पर गेहूं
और दक्षिण में पश्चिमी शुष्क प्रदेश में बाजरा और ज्वार प्रमुख है। ठीक है, जहां पर चावल रहित गेंद निर्वाह कृषि होती है वहां पर, और जहां पर चावल प्रधान है वहां तो चावल ही बोया जाएगा। अब देखो रोपण कृषि, कौन सी कृषि है? रोपण कृषि, यानी कृषि का वह प्रकार जिसमें फसल को रोपा जाता है, यानी पहले उसकी पौध की जाती है फिर उसको रोपा जाता है, उसको बोलते हैं रोपण कृषि। ठीक है, यह कृषि मुख्य रूप से औपनिवेशिक देशों द्वारा लाभ अर्जन के लिए शुरू की गई थी। किसके द्वारा? औपनिवेशिक देशों के द्वारा शुरू की गई थी। किसके द्वारा शुरू की गई थी? ये औपनिवेशिक देशों के द्वारा शुरू की गई थी। रोपण कृषि जो वृहद स्तरीय लाभोन्मुख उत्पादन प्रणाली है। क्या? रोपण कृषि जो वृहद स्तरीय लाभोन्मुख उत्पादन प्रणाली है। यूरोपीय उपनिवेशों ने अपने अधीन उष्ण कटिबंध क्षेत्रों में चाय, कॉफी, कोको, रबड़, कपास, गन्ना, केले एवं अनानास की पौध लगाए। जो यूरोपीय उपनिवेश थे, जिन देशों को उन्होंने गुलाम बना रखा था अपना, उन देशों में जो उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र थे वहां पर इन्होंने चाय, कॉफी, कोकोआ, रबड़, कपास, गन्ना, केले और अनानास की क्या लगाई? पौध लगाए। इसमें कृषि क्षेत्र का आकार बहुत विस्तृत होता है। रोपण कृषि में जो कृषि क्षेत्र होता है इसका आकार क्या होता है? बहुत विस्तृत होता है। इसमें अधिक पूंजी निवेश, उच्च प्रबंध एवं तकनीक को आधार की आवश्यकता होती है। तब विविध एवं तकनीक की आधार एवं वैज्ञानिक विधियों का प्रयोग किया जाता है इसके अंदर। ठीक है, श्रमिक सस्ते मिल जाते हैं एवं यातायात विकसित होता है जिसके द्वारा बागान एवं बाजार सुचारू रूप से जुड़े रहते हैं। फ्रांस वासियों ने पश्चिमी अफ्रीका में कॉफी व कोकोआ की पौध लगाई। किसकी? कॉफी व कोकोआ की पौध फ्रांस वासियों ने पश्चिमी अफ्रीका में लगाई। ब्रिटेन वासियों ने भारत व श्रीलंका में चाय के बाग लगाए। मलेशिया में रबड़ के बाग एवं पश्चिमी द्वीप समूह में गन्ना व केले के बाग विकसित किए। ठीक है, ब्राजील में अभी भी कुछ कॉफी के बागान जिन्हें फेजेंडा कहा जाता है यूरोप वासियों के नियंत्रण में है। यानी ब्राजील में जो कॉफी के बागान है उनको फेजेंडा कहा जाता है और ये आज भी यूरोप वासियों के अधीन है, नियंत्रण में है। ये रोपण कृषि थी हमारी। रोपण फसलें कौन कौन सी है? चाय, कॉफी, गन्ना, रबड़, कपास, अनानास। ठीक है, विस्तृत वाणिज्य अनाज कृषि। विस्तृत वाणिज्य अनाज कृषि, विस्तृत वाणिज्य अनाज कृषि। जब अन्न उत्पादन व्यापार के लिए किया जाता है तो हम उसे कहते हैं विस्तृत वाणिज्य अनाज कृषि। प्रमुख अंशों के आंतरिक अर्धशुष्क प्रदेशों में मध्य देशों के आंतरिक अर्धशुष्क प्रदेशों में इस प्रकार की कृषि की जाती है। इसकी मुख्य फसल गेहूं है। इसकी मुख्य फसल क्या है? गेहूं। अन्य फसल जैसे काजी, राय और जई भी है। क्या है? जो राय व जई भी बोई जाती है। इस कृषि में खेतों का आकार बहुत बड़ा होता है एवं खेत जोतने से फसल काटने तक सभी कार्य यंत्रों द्वारा संपन्न किए जाते हैं। क्या होते हैं? खेतों का आकार बड़ा होगा और सभी कार्य यंत्रों के द्वारा होंगे। इनमें प्रति एकड़ उत्पादन कम होता है। प्रति एकड़ उत्पादन क्या होता है? कम। लेकिन प्रति व्यक्ति उत्पादन अधिक होता है। प्रति व्यक्ति उत्पादन क्या होगा? अधिक होता है। कृषि का क्षेत्र यूरेशिया के, ये जो कृषि की जाती है वो कहां पर की जाती है? यूरेशिया के स्टेपीज मैदानों में, उत्तरी अमेरिका के प्रेरीज में, अर्जेंटीना के पंपाज में, दक्षिण अफ्रीका के वेल्ड्स में, ऑस्ट्रेलिया के डाउन्स में और न्यूजीलैंड के कैंटरबरी में। कहां पर? कैंटरबरी मैदान। विस्तृत वाणिज्य अनाज कृषि के जो क्षेत्र है वो कौन कौन से? यूरेशिया का स्टेपीज यानी यूरोप और एशिया में फैला हुआ है वो कौन सा है? स्टेपीज है। उत्तरी अमेरिका में प्रेरीज है,
अर्जेंटीना में पंपाज है, अफ्रीका में बेल्ट्स है, ऑस्ट्रेलिया में डाउन्स है और न्यूजीलैंड में कैंटरबरी है। चौथा प्रकार है कृषि का मिश्रित कृषि। कौन सी है? मिश्रित कृषि। मिश्रित कृषि यानी इसमें एक साथ कई सारी फसलें उगाई जाती है। इस प्रकार को कृषि विश्व के अत्यधिक विकसित भागों में की जाती है, जैसे उत्तरी पश्चिमी यूरोप, उत्तरी अमेरिका का पूर्वी भाग, यूरेशिया के कुछ भाग एवं दक्षिणी महाद्वीपों के समशीतोष्ण वाले भागों में। मिश्रित कृषि कहां कहां पर की जाती है? उत्तरी पश्चिमी यूरोप, उत्तरी अमेरिका का पूर्वी भाग, यूरेशिया के कुछ भाग और दक्षिणी महाद्वीपों के समशीतोष्ण वाले भाग। इस कृषि में खेतों का आकार मध्यम होता है। कैसा होता है? मध्यम, ना छोटा ना बड़ा होता है। इसमें बोई जाने वाली फसलें गेहूं, जौ, राई, जई, मक्का, चारे की फसलें प्रमुख है। चारे की फसलें प्रमुख एवं फसलें एवं कंदमूल प्रमुख है। ठीक है। चारे की फसलें मिश्रित कृषि के मुख्य घटक हैं। फसल उत्पादन एवं पशुपालन दोनों को इसमें समान महत्व दिया जाता है। यानी इस कृषि में क्या होगा? अन्न उत्पादन होगा और साथ में क्या होगा? पशुपालन। क्या होगा? पशुपालन व अन्य गतिविधियां होगी, तो इसको बोलेंगे मिश्रित कृषि। और कई प्रकार की फसलें होती है इसमें। ठीक है। अलग अलग क्षेत्रों में से गेहूं, जौ, राई, जई, मक्का, चारे की फसलें आदि। फसलों के साथ पशुओं जैसे मवेशी, भेड़, सुअर, कुक्कुर आय के प्रमुख स्रोत है। फसलों के साथ पशु भी रखते हैं लोग, इसमें मवेशी हो गए, भेड़, सुअर और कुक्कुर। ये तो क्या है? ये तो इनके आय के स्रोत है। पशु तो और जैसे भैंस, भेड़ ये भी गाय भैंस ये भी पालते हैं दूध के लिए। ये तो इनके आय के स्रोत है, यानी इनको बेचते हैं ये। इसमें विकसित कृषि यंत्र, इमारतों, रासायनिक एवं वनस्पतिक खाद के गहन उपयोग आदि पर पूंजी व्यय के साथ साथ कृषकों की कुशलता और योग्यता मिश्रित कृषि की विशेषता है। क्या बोलेंगे? विकसित कृषि यंत्र, इमारतें इसके अंदर होगी। ठीक है। रासायनिक और वनस्पतिक खाद का गहन उपयोग इसके अंदर होता है, पर अधिक पूंजी व्यय और साथ में कृषकों की कुशलता और योग्यता मिश्रित कृषि की क्या है? विशेषता है। अगला है डेयरी कृषि। कौन सी है? डेयरी कृषि। डेयरी व्यवसाय दुधारू पशुओं के पालन पोषण का सर्वाधिक उन्नत एवं दक्ष प्रकार है। क्या बोला हमने? डेयरी व्यवसाय दुधारू पशुओं के यानी दूध देने वाले पशुओं के पालन पोषण का सर्वाधिक उन्नत और दक्ष प्रकार है। यानी अगर डेयरी व्यवसाय होगा तो जो दूध देने वाले पशु है उनका पालन पोषण मानव ढंग से करेगा, और इसमें पूंजी की भी अधिक आवश्यकता होती है। पूंजी की क्या होती है? अधिक आवश्यकता होती है। पशुओं के लिए छप्पर है, घास संचित करने के लिए भंडार, दुग्ध उत्पादन में अधिक यंत्रों के प्रयोग के लिए भी पूंजी भी अधिक चाहिए होती है। किसमें? डेयरी कृषि। पशुओं के स्वास्थ्य, प्रजनन, पशु चिकित्सा पर भी अधिक ध्यान दिया जाता है। इसमें गहन श्रम की आवश्यकता होती है डेयरी कृषि के अंदर। पशुओं को चराने, दूध निकालने आदि कार्यों के लिए वर्ष भर श्रम की आवश्यकता रहती है। डेयरी कृषि का कार्य नगरीय एवं औद्योगिक केंद्रों के समीप किया जाता है। देखा, डेयरी कृषि का कार्य नगरीय एवं औद्योगिक केंद्रों के समीप किया जाता है, क्योंकि ये क्षेत्र ताजा दूध एवं अन्य डेयरी उत्पाद के अच्छे बाजार होते हैं। डेयरी कृषि का जो कार्य होगा नगरीय और औद्योगिक केंद्रों के समीप करते हैं, क्योंकि यहां पर ताजा दूध और डेयरी के जो उत्पाद होते हैं इनकी मांग ज्यादा रहती है। इसी कारण से वाणिज्य डेयरी कृषि तीन प्रमुख क्षेत्र है। वाणिज्य डेयरी कृषि के तीन प्रमुख क्षेत्र है। कौन कौन से? सबसे बड़ा प्रदेश तो कौन सा है? उत्तरी पश्चिमी यूरोप का क्षेत्र है। कौन सा है? उत्तरी पश्चिमी यूरोप का क्षेत्र है। दूसरा क्षेत्र है कनाडा। कौन सा है? कनाडा। और तीसरा क्षेत्र है न्यूजीलैंड और दक्षिण पूर्व ऑस्ट्रेलिया एवं तस्मानिया। कौन सा है? न्यूजीलैंड, दक्षिण पूर्वी ऑस्ट्रेलिया और तस्मानिया, ये क्षेत्र है। ठीक है। तो तीन क्षेत्रों में डेयरी कृषि कार्य, उत्तरी पश्चिमी यूरोप का क्षेत्र, कनाडा और न्यूजीलैंड, दक्षिण पूर्वी ऑस्ट्रेलिया और एवं तस्मानिया।
भूमध्य सागरीय कृषि, इसकी बात करेंगे, भूमध्य सागरीय कृषि। भूमध्य सागरीय कृषि यानी भूमध्य सागर के आसपास जो कृषि की जाती है उसको बोलते हैं भूमध्य सागरीय कृषि। भूमध्य सागरीय कृषि अति विशिष्ट प्रकार की कृषि है, यानी एक अलग ही प्रकार की कृषि है। इसका विस्तार भूमध्य सागर के समीपवर्ती क्षेत्र जो दक्षिणी यूरोप से उत्तरी अफ्रीका में, ट्यूनीशिया में एटलांटिक तट तक फैला है। दक्षिणी कैलिफोर्निया, मध्यवर्ती चिली, दक्षिणी अफ्रीका का दक्षिणी पश्चिमी भाग एवं ऑस्ट्रेलिया के दक्षिणी एवं दक्षिणी पश्चिमी भाग, यहां पर भूमध्य सागरीय कृषि की जाती है। कहां कहां पर की जाती है? दक्षिण कैलिफोर्निया, मध्यवर्ती चिली, दक्षिण अफ्रीका का दक्षिण पश्चिम भाग एवं ऑस्ट्रेलिया के दक्षिणी और दक्षिण पश्चिम भाग, यहां पर की जाती है। खट्टे फलों की आपूर्ति करने में यह क्षेत्र महत्वपूर्ण, खट्टे फल यहां पर होते हैं। अंगूर की कृषि भूमध्य सागरीय क्षेत्र की विशेषता है। क्षेत्र के कई देशों में अच्छे किस्म के अंगूरों से उच्च गुणवत्ता वाली मदिरा का उत्पादन किया जाता है, यानी जो भूमध्य सागरीय क्षेत्र है वहां से अच्छे किस्म के जो अंगूर है उनसे शराब बनाई जाती है। निम्न श्रेणी के अंगूरों को सुखाकर मुनक्का और किशमिश बनाई जाती है। जो निम्न श्रेणी के अंगूर है उनको सुखाकर क्या करेंगे? मुनक्का बनाएंगे और किशमिश बनाई जाती है। अंजीर एवं जैतून भी यहाँ उत्पन्न होता है। अंजीर और जैतून भी यहाँ उत्पन्न होता है। शीत ऋतु में जब यूरोप एवं संयुक्त राज्य अमेरिका में, यूरोप एवं संयुक्त राज्य अमेरिका में फलों और सब्जियों की मांग होती है। किसकी मांग होती है? फलों एवं सब्जियों की मांग होती है, तब इसी क्षेत्र से पूर्ति की जाती है। ठीक है, कहां पर? भूमध्य सागरीय कृषि से। ठीक है, बाजार के लिए सब्जी खेती एवं उद्यान कृषि। बाजार के लिए सब्जी खेती एवं उद्यान कृषि, इस प्रकार की कृषि में अधिक मुद्रा मिलने वाली फसलें जैसे सब्जियां, फल एवं पुष्प लगाए जाते हैं। बाजार के लिए सब्जी खेती एवं उद्यान कृषि में इस प्रकार में जो अधिक मुद्रा देने वाली फसलें, जिसमें सब्जियां हो गई, फल हो गए, पुष्प हो गए, फूल हो गए, इनकी मांग नगरीय क्षेत्रों में होती है। इस कृषि में खेतों का आकार छोटा होता है। खेत अच्छे यातायात साधनों के द्वारा नगरीय केंद्रों से जुड़े होते हैं। खेत नगरों के पास में होंगे और यातायात यानी सड़कों के किनारे पर होंगे। ठीक है, इसमें गहन श्रम एवं अधिक पूंजी की आवश्यकता होती है। इस प्रकार की कृषि उत्तरी पश्चिमी यूरोप, संयुक्त राज्य अमेरिका के उत्तरी पूर्वी भाग, भूमध्य सागरीय प्रदेश में अधिक विकसित है। कहां पर है ये उद्यान कृषि या सब्जी खेती? उत्तरी पश्चिमी यूरोप, संयुक्त राज्य अमेरिका के उत्तरी पूर्वी भाग और भूमध्य सागरीय प्रदेश। नीदरलैंड, नीदरलैंड पुष्प उत्पादन में विशिष्टीकरण रखता है। नीदरलैंड पुष्प उत्पादन में क्या रखता है? विशिष्टीकरण। यहां से बागवानी फसल विशेषतः ट्यूलिप, जो एक प्रकार का फूल है, पूरे यूरोप के प्रमुख शहरों में भेजा जाता है। ट्यूलिप के उत्पादन के लिए कौन फेमस है? नीदरलैंड। जिन प्रदेशों में कृषक केवल सब्जियां पैदा करता है वहां इसको ट्रक कृषि का नाम दिया जाता है। जिन प्रदेशों में कृषक केवल क्या करता है? सब्जियां पैदा करता है, वहां पर इसको क्या बोलेंगे? ट्रक कृषि बोलेंगे, क्योंकि इसको ट्रक द्वारा तुरंत उत्पादन मांग वाले क्षेत्रों में भेजा जाता है। पश्चिमी यूरोप व उत्तरी अमेरिका के औद्योगिक क्षेत्रों में उद्यान कृषि के अलावा, किसके अलावा? उद्यान कृषि के अलावा कारखाना कृषि भी की जाती है। इसमें पशुधन पाला जाता है, जिनमें विशेषतः गाय, बैल एवं कुक्कुर होते हैं। इन्हें बाड़े पर, किस पर? बाड़े पर कारखानों में तैयार बने बनाए भोजन पर रखा जाता है, यानी कारखानों में इनके लिए भोजन बनता है, उनको बाड़े में रखा जाता है। ठीक, ये थी आपकी बाजार के लिए सब्जी खेती एवं उद्यान कृषि। कहां पर होगी? नगरों, औद्योगिक केंद्रों, नगरों के समीप होगी। खेतों का आकार छोटा होता है, गहन श्रम की आवश्यकता होती है। जहां पर केवल सब्जियां उगाते हैं कृषक, उसको ट्रक कृषि बोलेंगे, क्योंकि तुरंत इसको मांग वाले क्षेत्रों में पहुंचाया जाना होता है। ठीक है, इसके अलावा जो नीदरलैंड है वो ट्यूलिप के उत्पादन में अपना विशेष स्थान रखता है और पूरे यूरोप के शहरों में यहां से ट्यूलिप भेजा जाता है।
सहकारी कृषि। कौन सी कृषि है? सहकारी कृषि। जब कृषकों का एक समूह अपनी कृषि से अधिक लाभ कमाने के लिए स्वेच्छा से एक सहकारी संस्था बनाकर कृषि कार्य संपन्न करे तो उसे सहकारी कृषि कहते हैं। यानी जहां पर किसान क्या हो जाए, यानी कृषक क्या कर बनाए, अपना समूह बनाए। क्या बनाए? समूह बनाए। समूह बनाकर क्या बनाए? संस्था। और इस संस्था के द्वारा क्या करे? कृषि। क्या करे? कृषि करे। तो उसको क्या बोलेंगे? सहकारी कृषि। क्या बोलेंगे? सहकारी कृषि। सहकारी संस्था कृषकों को सभी रूप में सहायता करती है। यह सहायता कृषि कार्य में आने वाली सभी चीजों को खरीद करने, कृषि उत्पादन को उचित मूल्य पर बेचने, सस्ती दरों पर प्रसंस्कृत साधनों को जुटाने के लिए होती है। सहकारी आंदोलन 1 शताब्दी पूर्व प्रारंभ हुआ था। पश्चिमी यूरोप के डेनमार्क, नीदरलैंड, बेल्जियम, स्वीडन, इटली में यह सफलतापूर्वक चला। सहकारी आंदोलन कहां चला? डेनमार्क, नीदरलैंड, बेल्जियम, स्वीडन, इटली में सफलतापूर्वक चला। सबसे अधिक सफलता इसे डेनमार्क में मिली, जहां प्रत्येक कृषक इसका सदस्य है। सहकारी कृषि वह देश जिसका प्रत्येक किसान सहकारी कृषि का सदस्य है। कौन सा है? डेनमार्क। कौन सा है? डेनमार्क। डेनमार्क में यह आंदोलन सर्वाधिक सफल रहा, जहां व्यवहारिक रूप से प्रत्येक कृषक इस आंदोलन का क्या है? सदस्य है। क्या है? सदस्य। सहकारी कृषि। सहकारी कृषि में किसानों के समूह मिलकर एक संस्था बनाई गई और संस्था द्वारा कृषि की जाती है, तो उसे बोलते हैं सहकारी कृषि। डेनमार्क, नीदरलैंड, इटली और बेल्जियम देशों में यह आंदोलन सफल रहा। सर्वाधिक सफल डेनमार्क में रहा, जहां पर प्रत्येक किसान सहकारी कृषि का सदस्य है। सामूहिक कृषि। कौन सी कृषि है? सामूहिक कृषि। इसमें उत्पादन के साधनों का स्वामित्व संपूर्ण समाज एवं सामूहिक श्रम पर आधारित होता है। किस पर आधारित होता है? सामूहिक श्रम पर आधारित होता है। कृषि का यह प्रकार पूर्व सोवियत संघ में प्रारंभ हुआ था, जहां कृषि की दशा सुधारने एवं उत्पादन में वृद्धि व आत्मनिर्भरता प्राप्ति के लिए सामूहिक कृषि प्रारंभ की गई। इस प्रकार की सामूहिक कृषि को सोवियत संघ में कोलखवोज का नाम दिया गया। सामूहिक कृषि को क्या कहा गया? कोलखवोज। क्या कहा गया? कोलखवोज कहा गया। कहां पर? सोवियत संघ में। कहां पर कहा गया? सोवियत संघ में। इसमें कहा गया सोवियत संघ में। सभी कृषक अपने संसाधन जैसे भूमि, पशुधन, श्रम को मिलाकर कृषि कार्य करते थे। अपनी दैनिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए भूमि का छोटा सा भाग अपने अधिकार में भी रखते थे। कहां पर लोग? सामूहिक कृषि के अंदर। सामूहिक कृषि का सर्वाधिक प्रचलन कहां था? सोवियत संघ के अंदर। ठीक है। और क्या कहते थे सोवियत संघ में इसको? कोलखवोज। क्या बोलते थे? कोलखवोज। खनन की बात करते हैं, है ना? खनन। प्राचीन काल में खनिजों का उपयोग औजार बनाने, बर्तन बनाने, हथियार बनाने तक ही सीमित था। इसका वास्तविक विकास औद्योगिक क्रांति के पश्चात ही संभव हुआ। किसके पश्चात? औद्योगिक क्रांति के पश्चात ही संभव हुआ एवं इसका निरंतर महत्व बढ़ता रहा है। खनन कार्य को प्रभावित करने वाले कारक, जिनमें भौतिक कारक है और आर्थिक कारक है। भौतिक कारक, ठीक है। भौतिक, पहला है भौतिक कारक, जिनमें खनिज निक्षेपों के आकार, श्रेणी एवं उपस्थिति की अवस्था को सम्मिलित करते हैं। भौतिक कारकों में किसको करेंगे? जो खनिज निक्षेप है उनके आकार को, उनकी श्रेणी को और उपस्थिति की अवस्था को सम्मिलित करेंगे भौतिक कारक, जो कि खनन कार्य को प्रभावित करते हैं। फिर आर्थिक कारकों की हम बात करें, जिनमें खनिज को मांग, विद्यमान तकनीकी ज्ञान और उसका उपयोग, अवसंरचना के विकास के लिए उपलब्ध पूंजी एवं यातायात और श्रम पर होने वाले व्यय आता है। यानी किस खनिज की कितनी मांग है, यानी विद्यमान मांग, तकनीक जो ज्ञान है हमारे पास खनन कार्य की, वो उसका उपयोग, अवसंरचना के विकास के लिए उपलब्ध पूंजी और यातायात व श्रम पर होने वाला व्यय इसके अंदर आता है। ठीक है, वो ये सब आर्थिक कारकों में होता है। खनन की विधियों की अगर हम बात करें तो उपस्थिति की अवस्था व अयस्क की प्रकृति के आधार पर खनन के दो प्रकार है।
उनका उपस्थिति की अवस्था और अयस्क की प्रकृति के आधार पर खनन के दो प्रकार है, धरातलीय खनन और भूमिगत खनन। धरातलीय खनन और भूमिगत खनन। धरातलीय खनन की हम बात करें तो यह खनिजों के खनन का सबसे सस्ता तरीका है, क्योंकि इस विधि में सुरक्षात्मक पूर्वोपायों व उपकरणों पर अतिरिक्त खर्च अपेक्षाकृत कम होता है। तकनीकी उत्पादन शीघ्र व अधिक होता है। किसमें? धरातलीय खनन में ये सस्ता पड़ता है, ठीक है। इसमें पहले कोई उपाय करने की जरूरत नहीं होती, या होती भी है तो ना के बराबर होती है, उपकरणों पर ज्यादा खर्च नहीं होते। भूमिगत खनन, जिसे कूप की खनन भी कहते हैं। क्या कहते हैं? कूप की खनन, यानी कुएं के आकार में इसको खोदा जाता है। जब अयस्क धरातल के नीचे गहराई में होता है तब अफ्रीका के कई देश, दक्षिण अमेरिका के कुछ देश, यानी अफ्रीका के कई सारे देश, दक्षिण अमेरिका के कुछ देश भूमिगत व कूप की खनन विधि का प्रयोग करते हैं या इनमें किया जाता है। इस विधि में लंबवत कूपक गहराई तक स्थित है। किसमें? भूमिगत खनन के अंदर, ठीक है। इसी के साथ ही हमारा चैप्टर खत्म हो गया। यदि आपको स्टडी मटेरियल पसंद आया हो तो बिल्कुल लाइक एंड शेयर करें हमारे चैनल को, और अपने दोस्तों के पास भी शेयर करें। आप लोग सभी जुड़े, इस बात के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।